हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी पॉइंट बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2023 का जो पेपर है बीएससी नर्सिंग का आरयूएचएस का। ध्यान रखना, आज हमारा बात टॉपिक रहेगा आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2023 का जो पेपर सॉल्यूशन है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। कई सारे बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, वो नहीं आते, बहुत आसान पेपर आता है। उस पेपर को मैं पूरा डिस्कस करवाने वाला हूँ। अभी मैं है ना, साथ में जैसे मेरे एमसीक्यू सीरीज चल रही है, ये भी साथ ही साथ चलेगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली किस तरह के सवाल आते हैं, कैसे आते हैं, क्या है क्या नहीं है। वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। बेटो जितना हो सके इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है। मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के प्रोवाइड करवाऊंगा। अभी कई लोग पूछ रहे हैं बीएससी नर्सिंग क्या है क्या नहीं है, तो एक वीडियो रहेगा जो मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसकी आपको दूंगा। तो आज शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल करते हैं, पेपर में क्या था बात करते हैं। देखो, आपको ये दिख भी रहा होगा, थोड़ा इसको और भी जूम कर लेता हूँ। HCl का द्विध्रुव आघूर्ण 3.2 इंटू 10 की घात -30 कितना है? 3.2 इंटू 10 की घात -30 कुलाम मीटर है। इसके आयनों के मध्य दूरी। क्या मतलब है इस सवाल का कि ये एक है H+ आयन और एक है Cl- आयन, इनके बीच की दूरी मान ली 2a। तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? Q इंटू 2a। आवेश कितना है, प्लस या माइनस ही? तो आवेश कितना हो गया? 1.6 इंटू 10 की घात -19। दूरी को पूरे को कितना माना है? 2a। और ये P हमको कितना दिया हुआ है? P हमको दिया हुआ है 3.2 इंटू 10 की घात -30। कितना दिया हुआ है? ये 2a है। 3.2 इंटू 10 की घात -30। अब हमें सॉल्व करना है, तो दूरी क्या हो जाएगी? 3.2 इंटू 10 की घात -30 बटा 1.6 इंटू 10 की घात -19। कितनी बार कटेगा? 2 बार। 2 इंटू 10 की घात -11 मीटर। तो हमारा आंसर क्या है? 2 इंटू 10 की घात -11 मीटर। सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, कुछ नहीं करना है। ये न्यूमेरिकल नहीं है, न्यूमेरिकल तो कोई अच्छा सा कुछ चीजें हो, ये तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बीएससी नर्सिंग का पेपर बहुत इजी आता है, आराम से आप फिजिक्स में 33 में से 33 सवाल सही कर सकते हैं। क्लियर है? ये सॉल्यूशन है, तो ये आप नोट कर सकते हैं इसको। थोड़ा अगर आपको समझना हो, कंप्लीट पूरा पेपर आज मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 12 माइक्रोकुलाम एवं 8 माइक्रोकुलाम के आवेशों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। उन्हें 4 सेंटीमीटर करने में कितना कार्य करना पड़ेगा? समान प्रकृति के आवेश पास लाते हैं तो इनकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, बता चुका आपको बहुत बार में। तो अब पास ला रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? देखो इधर, देखो सेकंड क्वेश्चन में स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है K(Q1Q2)/R। पहली स्थिति में दूरी कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। तो U1 कितना होगा? K(Q1Q2) में कितना हो जाएगा? 10। ये पहली स्थिति की बात कर रहे हैं, तो 10 इंटू 10 की घात -2, ये हो जाएगा जूल। सेकंड स्थिति की बात करें, दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? K(Q1Q2) 4 इंटू 10 की घात -2 जूल। आपको क्या करना है? कितना कार्य करना पड़ेगा? किया गया कार्य होता है स्थितिज ऊर्जा में अंतर के क्या होता है? बराबर। तो क्या होगा? W बराबर U2 माइनस U1। U2 क्या हो जाएगा? K(Q1Q2)/4 इंटू 10 की घात -2। K(Q1Q2) 10 इंटू 10 की घात -2। कॉमन क्या आ जाएगा? K(Q1Q2)/10 की घात -2।
1/4 माइनस 1/10। सॉल्व करें इसको अगर हम, तो कैसे करेंगे देखो। क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻9। एक आवेश कितना है, एक सेकंड कहाँ गया सवाल, ये रहा, 12 माइक्रोकुलाम और 8, तो 12 × 10⁻6 और 8 × 10⁻6। 12 × 10⁻6, 8 × 10⁻6 बटा 10⁻²। लसब क्या आएगा, 20। कितनी बार जाएगा, 5 बार, यहाँ जाएगा 2 बार। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और 2 11 12। 9 × 12 × 8 × 10⁻1। ये कितना रह जाएगा, ये आपकी रह जाएगा 3/20। तो अगर मैं इसको करूं, कितनी बार हो गया, 10 बार, ये हो गया कितनी बार, 6 बार। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 9×6 = 54, 54 × 8 इंटू 10 कितना हो गया, इंटू 3 भी है, 10 कितनी हो गई, -2। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 54 × 24 इंटू 10⁻²। 54 24 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 54 × 24, 4 चौक 16, 20 और 1 21, और ये 54 दूनी 108, 6 9 12.96। तो लगभग आंसर क्या आ जाएगा, 12.96 जूल। ऑप्शन चेक कर लो, आपको ये करना पड़ेगा पूरा प्रोसेस, बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आप देखो पहले कितनी है, KQ1 Q2/R1, फिर कितनी है, KQ1 Q2/R2, अंतिम में से प्रारंभिक क्या कर दिया, घटा दिया। सीधा करते तब भी आंसर आ ही जाता। तो आंसर कितना है, 12.96। तो लगभग हमारा आंसर क्या होगा, 13 जूल। देखो ये कोई डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है। तो आपको समझ में आया आई थिंक। सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो ये आपको सॉल्यूशन, मैं पूरा PDF आप लोगों को ये कोशिश करूंगा कि आपको मिल जाए। बाकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत है, यूट्यूब पे स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान रखना। आगे बात करें सवाल नंबर 3 की। निर्वात में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण फ्लक्स का मान, ये तो 1/एप्सिलॉन, सीधा ध्यान रखना है। क्या होता है, 1/एप्सिलॉन, या इसको बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट का इनवर्स, सीधा सीधा होता है, इसमें कोई बात ही नहीं है, ध्यान रखना। तो सीधा आंसर क्या हो गया, एप्सिलॉन। निर्वात से निकलने वाला जो इकाई धनावेश है उससे फ्लक्स निकलता है 1/एप्सिलॉन नॉट, सीधा सीधा ध्यान रखना है, सीधा सवाल है। एक आवेशित संधारित्र की दोनों प्लेटों को एक चालक तार से जोड़ दिया जाए। अब आप खुद देखो, एक हमारे पास प्लस क्यू है और एक हमारे पास माइनस क्यू है। अगर मैं इसको एक तार से जोड़ूंगा, तो प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, Q बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए, माइनस पे के पास इलेक्ट्रॉन की क्या अधिकता है, माइनस प्लस को दे देगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, संधारित्र क्या हो जाएगा, निरावेशित हो जाएगा। किसी चालक की प्रतिरोधकता एवं चालकता का गुणनफल किस पर निर्भर करता है, ऑप्शन देखेंगे। किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल, हमेशा बात ध्यान रखनी है, प्रतिरोधकता रो और चालकता सिग्मा, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम। तो उनका गुणनफल क्या रहेगा, नियत। ना तो लंबाई पर निर्भर करेगा, ना मोटाई पर, ना अनुप्रस्थ काट पर, सब जगह से वो क्या रहेगा, नियत रहेगा, किसी भी कारक पर निर्भर नहीं करेगा। हमेशा ध्यान रखना क्या रहेगा, नियत रहेगा। दिमाग में इस बात को आप सेट कर लो, वो हमेशा क्या रहेगा,
नियत रहेगा। हमेशा इस बात को आप लोग ध्यान रखें, कहने की आपको जरूरत नहीं पड़े, किसी पर भी निर्भर नहीं करेगा। अगली बात, धारा घनत्व, यहां पे क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। धारा घनत्व का मात्रक, धारा घनत्व क्या होता है, J बराबर होता है I अपॉन ए। क्या होता है, I अपॉन ए। तो क्या हो जाएगा, एम्पियर अपॉन क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और ये क्या है, विद्युत धारा है। साथ में इंग्लिश में पेपर भी है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। ठीक है, क्लियर है। 7वां सवाल देख लेते हैं, ये अच्छा सवाल है। विभव मापी के प्रयोग में विद्युत वाहक बल E के लिए लंबाई L है। दूसरा सेल जिसका विद्युत वाहक बल भी E है, प्रथम सेल के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, नई संतुलित लंबाई होगी। देखो, पहली कंडीशन में E लंबाई के लिए L है। अब E के समांतर क्रम में एक और E जोड़ दो। यहां लिखा हुआ है कि उसके समांतर क्रम में, प्रथम सेल के समांतर क्रम में। देखो, इफ एन अनदर सेल, यहां पर देखो, इंग्लिश में भी देखना चाहो तो देख सकते हो। इफ एन अनदर सेल, ठीक है, सेल ऑफ सेम ईएमएफ इज जॉइन इन पैरेलल टू दिस सेल, उसके समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा E अपॉन 2। अब ये आधा हो गया, लंबाई ऑटोमेटिक आधी होगी, क्योंकि E समानुपाती क्या होता है, L होता है। तो जब विद्युत वाहक बल आधा हो गया, लंबाई भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा L अपॉन 2। क्या होगा, L अपॉन 2, ध्यान रखना। तो ये हमारे 7 सवाल कंप्लीट हो गए, ध्यान रखना। ये पेपर है आपका जो, उसी को मैं पूरा सॉल्व करवा रहा हूं। मैं जल पी लेता हूं थोड़ा सा। नेक्स्ट, अगले पेज की बात करते हैं। ओके, सवाल नंबर 8, विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। थोड़ा सा ये धुंधला दिख रहा है। सवाल क्या कह रहा है, विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। तो आपको सिंपल सा है कि जितनी ज्यादा, क्योंकि विभव मापी का तार लंबा क्यों लिया जाता है, ताकि उसकी सुग्राहिता क्या हो, ज्यादा हो। तो इसका सीधा सा आंसर क्या है, इसकी तार की लंबाई, तीसरा ऑप्शन, तार की लंबाई बढ़ाकर, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर। ध्यान रखना, सिंपल सा सवाल है। अगला सवाल, कोई आवेशित कण एक समान चाल से गति कर रहा है, कांस्टेंट चाल। तो अगर कोई आवेशित कण अत्वरित गति या एक समान गति करता है, अगर कोई आवेशित कण, कैसा कण, आवेशित कण, और वो कैसी गति करता है, एक समान गति करता है, तो वो क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र और उसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र। और अगर ये त्वरित गति करेगा, तब वो विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन करेगा, अदरवाइज वो विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन नहीं करेगा। तो यहां पे आंसर क्या होगा, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों। अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, ध्यान रखना। तो बोथ। अगला सवाल, एक लंबे तथा सीधे, ऊपर कर लेता हूं थोड़ा सा, धारावाही चालक तार से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है। यदि तार में प्रवाहित धारा का मान नियत रखें, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र r दूरी पर, किस दूरी पर, एट ए डिस्टेंस r दूरी पर कितना है, B है, और डिस्टेंस को 2r/3 कर दिया। तो आपको पता है, सीधा अनंत लंबाई का चालक तार है, फॉर्मूला क्या होता है, μ0/4 2I/r, या ऐसा लिखते हैं μ0I/2πr। इसका मतलब I को क्या रखा है, कांस्टेंट, नियत। तो ये किसके प्रोपोर्शनेट हो गया, R के। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, B1/B2 बराबर R1/R2। ये B है, ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। दूरी पहली कितनी है, R है, बाद में दूरी कितनी कर दी, बाद में दूरी कर दी है
2r/3, कितनी दूरी कर दी है? 2r/3, तो क्या हो जाएगा? 2r/3। अब यहां से r क्या होगा? कैंसिल। ये 3 जाएगा ऊपर, वज्र गुणा करो, b/b2 बराबर 3/2, तो b2 बराबर क्या होगा? 2b/3। कितना हो जाएगा? 2b/3। हमारा आंसर क्या होगा? 2b/3 ऑप्शन में, क्योंकि वो r के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। तो ऑप्शन देखो, कहीं 2b/3 है, देखो 2r/3 है, इसका उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? 3b/2। आंसर क्या होगा हमारा? 3b/ एक सेकेंड, 2b/3 कैसे आया? एक सेकेंड, सॉरी, हमारा आंसर हो जाएगा 2b/3, क्योंकि r के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। जब वो r के, यहां पर हम लोगों ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, इसको वापस एक बार देखेंगे। थोड़ा सा ये लोचा हो गया है, इस चीज को वापस एक बार, थोड़ा सा ये एक मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा हम सही करते हैं। मैंने उल्टा लिख लिया है, यहां पर ऐसा बनेगा b1/b2 बराबर r2 बटा क्या बनेगा? r1। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ध्यान, ठीक है ना? r2/r1 थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा? b1/b2, तो b1 तो b है, और ये कितना है? b2। ये कितना है? 2r/3, और ये कितना है? r है। कितना है? 2r/3 है, 3r/2 है, सॉरी, 2r/3। तो अब ये r से r क्या हो गया? कैंसिल, वज्र गुणा करो, तो क्या होगा? 2b2 बराबर क्या होगा? 3b। तो b2 बराबर क्या होगा? 3b अपॉन क्या हो जाएगा? 2। तो थोड़ा सा ये उल्टा हो गया था, थोड़ा सा इसको वापस करेक्शन कर लेंगे। b2 बराबर क्या हो जाएगा? 3b/2। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 3b/2। थोड़ा सा वो थोड़ा सा पहले हो गया था, हम इंसान है, गलती हो जाती है कभी कभी क्वेश्चन करते करते। तो आंसर क्या होगा? 3b/2। तो इसको एक बार आप करेक्शन कर लें, इसमें जो गड़बड़ किया उसको सॉल्व कर लें, क्योंकि इनवर्स से ध्यान रखना। अगला सवाल, एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, पथ कैसा होगा? जब वो क्या प्रवेश कर रहा है? इफ अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स अलोंग द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो, इसके ऊपर जो आवेशित कण के ऊपर लगने वाला बल होता है, उसका सूत्र होता है QVB sin थीटा। यहां थीटा है ना, वो V सदिश तथा B सदिश के मध्य कोण है, और थीटा सवाल में दिया हुआ 0, तो बल का मान भी क्या होगा? 0। बल का मान 0 होगा तो वो उसी चाल से उसी दिशा में क्या करेगा? रेखीय पथ, स्ट्रेट पथ पे क्या करेगा? गति करेगा। हमेशा ध्यान रखना, स्ट्रेट पथ पे क्या करेगा? गति करेगा। उसकी गति में किसी प्रकार का कोई ऐसा, और अगर लंबवत प्रवेश करता, अगर थीटा क्या होता? 0 है, तो गति कैसी है? रेखीय। थीटा 90 है, गति कैसी होगी? वृत्तीय। और थीटा 0 से 90 के बीच में गति कैसी होगी? हेलिकल पाथ, या इसको कहते हैं सर्पिलाकार पाथ। तो ये इंफॉर्मेशन आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। गति कैसी होगी? सर्पिलाकार पाथ में गति होगी। क्लियर है? ये सबको समझ में आ रहा है? आगे बात करते हैं। सवाल नंबर 12, नति कोण का मान 0 होता है, तो ध्यान रखना, नति कोण का मान किधर 0 होगा उसकी हम लोग बात करते हैं। नति कोण का मान किधर 0 होगा, तो ध्यान रखना, ध्रुवों पर तो क्या होता है? 90 डिग्री होता है, और निरक्ष पर क्या होगा? 0। चुंबकीय निरक्ष जो होगा ना, क्योंकि ध्रुवों पर तो क्या होता है? 90 डिग्री होता है, भौगोलिक ध्रुवों नहीं, चुंबकीय ध्रुवों पर। और चुंबकीय निरक्ष पर क्या होता है? 0 डिग्री। भौगोलिक निरक्ष मत करना, चुंबकीय। और अगर ये नहीं होता, तब हम इसको बोलते भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। पर एक्चुअली क्या होता है? थोड़ा सा अंतर होता है, चुंबकीय ध्रुवों की जो लाइन है और जो भौगोलिक लाइन है, उसमें एक 11.3 डिग्री का एक थोड़ा सा अंतर होता है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? चुंबकीय निरक्ष पर, मैग्नेटिक इक्वेटर पर। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में अधिकतम तीव्रता IM है,
तो पथांतर 3 लैम्डा पर तीव्रता क्या होगी। अब आपको पता है कि अगर देखो दो तरह से, यहां पर सिंपल सी बात देखो, पथांतर हमको कितना दिया हुआ 3 लैम्डा, पाथ डिफरेंस कितना दिया हुआ 3 लैम्डा। अब देखो दो तरह से व्यतिकरण होगा, संपोषी या विनाशी, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। तो देखो अगर पथांतर पाथ डिफरेंस क्या है n लैम्डा है, तो व्यतिकरण कैसा होगा, संपोषी, क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टिव। और यहां पे तीव्रता क्या होगी, यहां पर इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। और यदि प्रथांतर 2n-1, ठीक है, 2n-1 लैम्डा बाय 2 हो, 2n-1 लैम्डा बाय 2n+1 लैम्डा बाय 2 हो, n बराबर 0, 1, 2, उस केस में यहां पर क्या हो रहा है, लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, तब व्यतिकरण कैसा होगा, विनाशी, डिस्ट्रक्टिव। क्या होगा, विनाशी होगा या डिस्ट्रक्टिव। इस केस में आपका जो इंटेंसिटी आएगी, तीव्रता आएगी, वो क्या आएगी, 0 आएगी। तो संपोषी की केस में तीव्रता क्या होगी, मैक्सिमम, विनाशी के केस में तीव्रता क्या होगी, 0। अब यहां पथांतर 3 लैम्डा है, तो 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, यहां पर कैसा व्यतिकरण होगा, संपोषी व्यतिकरण होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो तीव्रता क्या होगी, मैक्सिमम होगी। कितनी होगी, आइए, संपोषी व्यतिकरण है तो तीव्रता हमेशा क्या होगी, मैक्सिमम होगी। हमेशा आपको यह बात ध्यान रखनी है कि संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में तीव्रता हमेशा क्या होती है, अधिकतम होती है। क्लियर है, आगे बात करते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान किस पर निर्भर करता है। तो फैराडे क्या कहता है कि E समानुपाती क्या होता है, d∅/dt, फ्लक्स में परिवर्तन की दर। ध्यान रखना, संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर पे क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स में परिवर्तन। और धारा होती तो वह फ्लक्स में परिवर्तन और प्रतिरोध दोनों पर निर्भर करती। जो विद्युत वाहक बल है वो केवल फ्लक्स में परिवर्तन पर क्या करता है, निर्भर करता है। हमेशा ये बात अपने को क्या करनी है, ध्यान रखनी है, पता होना चाहिए। अब देखो अगला सवाल, एक 2 × 10⁻³ हेनरी का स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली में 10 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा परिवर्तित होती है, विद्युत वाहक बल कितना होगा। इफ करंट चेंज विद द यूनिफॉर्म स्पीड 10 एम्पियर पर सेकंड इन अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 2 × 10⁻³ हेनरी, द इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक फॉर्मूला होता है E बराबर -L/di/dt। तो L हमको कितना दिया, माइनस दिशा बताता है, L 2 × 10⁻³ और ये कितना दिया हुआ है 10, तो क्या होगा 2 × 10⁻², -0.02 वोल्ट। माइनस केवल क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है लेंस के नियम के अनुसार। तो आंसर क्या है 0.02, चेक कर लो, माइनस किसी में भी नहीं है, तो 0.02 वोल्ट। क्या हमारा आंसर होगा 0.02 वोल्ट। चेक कर सकते हो, अगर आपको इसको चेक करना हो तो उसको चेक भी कर सकते हैं, सॉल्यूशन नोट कर ले। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। देखो ठीक है, देखो विस्थापन धारा क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। विस्थापन धारा क्या होती है, तो विस्थापन धारा होती है E0d∅/dt, सीधा फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंदर फॉर्मूला है विस्थापन धारा का, अपने को ध्यान रखना E0d∅/dt। अब क्या बोला, सवाल नंबर 17 की बात करते हैं। बेमेल को छाटिए। अब हमें किसके आधार पर, मात्रक के आधार पर बेमेल क्या करने, छाटने। मात्रक क्या हो सकता है उस आधार पे, उसके लिए हमें पहले एल, आर और सी के मात्रक पता होने चाहिए। तो उनको जब मात्रकों को निकालना है तो सबसे पहले मैं एल का मात्रक निकालता हूं।
हमारे पास एक फॉर्मूला होता है E बराबर एल डी आई अपॉन क्या होता है डी टी। तो L बराबर क्या होगा ई डी आई अपॉन डी टी। क्या होगा ई डी आई अपॉन क्या होगा डी टी। ये एल है। या ई क्या है, ई विद्युत वाहक बल है और वो क्या है धारा में परिवर्तन है। अब विद्युत वाहक बल की जब बात करें वोल्ट के बराबर होता है m1 L2 T-3 A-1 अपॉन में A1 और अपॉन में क्या आ जाएगा T1। T कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा m1L2T-2 A-2। ये किसका फॉर्मूला बन गया, L का। m1L2T-2 और A-2 ये फॉर्मूला बन गया L का। किसका बन गया, L का। मार्कर को थोड़ा सा पतला कर देता हूं, ठीक है। ये हमारा L का आ गया। अगर हम बात करें L के बाद अगर हम बात करते हैं C की, किसकी बात करते हैं C की, तो C की जब भी बात करेंगे तो C के लिए हमारे पास पता है Q बराबर क्या होता है CV। तो C बराबर क्या होगा Q बटा V। क्या होगा Q बटा V। Q क्या है A1 T1 और V की अभी हमने बात की थी m1L2T-3 A-1। तो सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारा डायमेंशन फॉर्मूला m-1L-2 T क्या हो जाएगा 3 और A क्या हो जाएगा 4, A क्या हो जाएगा 2। m1L-2 T4 और A2 ये किसका बन जाएगा C का। अब हम बात करते हैं R के बारे में। सबने ओम का नियम पढ़ा होगा। ओम के नियम से हम लोग किसका निकालते हैं R। R बराबर क्या होता है V बटा I और V का डायमेंशन फॉर्मूला m1L2T-3 A-1 अपॉन में क्या है I का A1। क्या बन जाएगा m1L2T-3 A-2 m1L2T-3 A-2। अब ये हमारे फॉर्मूले आ गए। इस आधार पर अब हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं चीजों को। अब देखो हमारा पहला ऑप्शन है L बटा आर। पहला ऑप्शन क्या है L बटा आर। L बटा आर सॉल्व करो। L हमारे पास क्या है m1L2T-2 A-2 अपॉन आर हमारे पास क्या है m1L2T-3 A-2। अब सारी चीजें कैंसिल हो गई, अकेला एक क्या रह गया T रह गया। T क्या आ गया 1। बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन क्या है हमारा 1/√LC। 1/√LC ये तो हमारा क्या आ गया L बटा आर आ गया। L बटा आर क्या आ गया T1 आ गया। R हमारे पास ये है, L ये दोनों में डिफरेंस है। 1/√LC तो क्या हो जाएगा 1/√। L का कितना है m1L2T-2 A-2 यही तो है। और C का m-1L-2 T क्या है प्लस का 4 और A क्या है प्लस का 2। अब देखो M कैंसिल हो गया, L कैंसिल हो गया। T माइनस का 2 प्लस का 4 क्या रह जाएगा माइनस का 2 और बाकी सारे कैंसिल हो गए, केवल क्या रह गया T का 2। 1/√LC बराबर 1/√, क्या रह गया T का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा T-1। और आप पता है अगर मैं रूट LC निकालूंगा वो क्या आएगा T1 आएगा। अब देखो A और C क्या है सेम है। अब यहां देखो A और C दोनों क्या है सेम है। इसका मतलब ये A और C सेम है तो D भी इनके क्या होगा सेम होगा। अलग कौन सा हो जाएगा 1/√LC। आप RC को निकालोगे सॉल्व करोगे ना RC का तब भी वो भी आंसर क्या आएगा T1 ही आएगा। चेक कर लेना। देखो ये आपको पता होना चाहिए, ये चीजें आपको आइडिया होना चाहिए। सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये मैंने डायमेंशन सॉल्व करके सारा का सारा आपको क्या कर दिया बता दिया। क्लियर है ये। तो ये आपको क्या करना है ध्यान रखना है। अच्छा सवाल था तो इसका आंसर क्या हो गया नोट कर लिया आपने, ठीक है।
100% दक्षता वाले ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीय कुंडली में प्रवाहित धारा का अनुपात 1:2 हो तो वोल्टताओं का अनुपात क्या होगा? धारा का अनुपात कितना है? 1:2 है। तो वोल्टताओं का अनुपात क्या हो सकता है? ये सवाल हमको पूछा है कि धाराओं का अनुपात हमको दिया हुआ 1:2, तो वोल्टताओं का अनुपात क्या होगा? तो ये हमेशा उसके क्या होता है? व्युत्क्रम में। इसका आंसर क्या होगा? 2:1। क्या हो जाएगा? 2:1। क्योंकि ऑटोमेटिक, क्योंकि कुंडली जितनी फेरों की संख्या होगी उसके हिसाब से प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो ऑटोमेटिकली धारा क्या हो जाएगी? 2:1। क्योंकि वोल्टता बढ़ेगी तो धारा हमेशा सेम ही रहेगी, क्योंकि आधी P बराबर क्या होता है? VI होता है। अगर मैं V को बढ़ाऊंगा तो I क्या होगा? कम होगा। ठीक है, क्योंकि पावर तो क्या है? सेम है। हमें ये चीज पता है। देखो यहां पर P बराबर VI। P क्या है? नियत है, पावर नहीं बदलता। इसका मतलब V और I एक दूसरे के क्या होंगे? व्युत्क्रमानुपाती। तो अगर वोल्टताओं का, धाराओं का अनुपात 1:2 है तो वोल्टताओं का अनुपात क्या होगा? 2:1। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? व्युत्क्रम होंगे। ध्यान रखना, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? व्युत्क्रम। हमेशा दिमाग में आपको क्या करना है? ध्यान रखना, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करें। सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19। ई तथा बी विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र सदिश है। ई क्या है? ई है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो चुंबकीय तरंग की दिशा आपको पता है कि वो ई के भी लंबवत होती है, बी के भी लंबवत होती है। तो इसको क्या बोलेंगे? ई क्रॉस बी के अनुदिश। इस ई क्रॉस बी का मतलब क्या हो गया? ई के भी लंबवत और बी के भी क्या हो गया? लंबवत। इसका मतलब वो क्या हो गया? ई क्रॉस बी के क्या हो गया? अनुदिश। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी, अलोंग ई क्रॉस बी। ध्यान रखना, ई सदिश के भी लंबवत, बी सदिश के लंबवत। ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है? ए के भी लंबवत और बी के भी लंबवत, और ए क्रॉस बी हमेशा, ये ध्यान रखना। सवाल नंबर, अगले पेज पे जाते हैं। 20वां सवाल। कौन सा सवाल? 20वां। विद्युत चुंबकीय तरंगें जो चिकित्सा उपकरणों को रोगाणु रहित करने में उपयोग में लाई जाती है। आपको पता है कि जो उपकरण हो उनको हम लोग पराबैंगनी प्रकाश के द्वारा, ध्यान रखना, कौन से? अल्ट्रावायलेट रेस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? उसको साफ करते हैं, स्टरलाइज करते हैं। ध्यान रखना, ये आपको आइडिया भी होगा। ध्यान रखना, पराबैंगनी प्रकाश, ध्यान रखना। अगला सवाल, किसी माध्यम का अपवर्तनांक 2 है तो उसके लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा? तो यह आपने पढ़ा होगा, साइन आई सी बराबर क्या होगा? 1/μ। साइन आई सी बराबर 1/2। तो आई सी बराबर साइन इनवर्स 1/2 क्या हो जाएगा? लगभग क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। सीधा फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आंसर क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। क्या आंसर आएगा इसका? 30 डिग्री आंसर आएगा। अगला सवाल, सवाल संख्या 22। एक समबाहु प्रिज्म में से एक प्रकाश किरण इस प्रकार गुजरती है, इस प्रकार गुजरती है। एक प्रकाश किरण इस प्रकार गुजरती है कि आपतन कोण तथा निर्गत कोण दोनों बराबर है, तथा यह प्रत्येक कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है, तो विचलन कोण होगा। आई और आर बराबर है और ये प्रिज्म कोण का कितना है? 1/4। इन एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म इफ अ लाइट रेज हैज एन एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड दे आर इक्वल टू 3/4 ऑफ प्रिज्म एंगल, द एंगल ऑफ डेविएशन विल बी। एक फॉर्मूला है, डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस ए, और इक्विलेटरल प्रिज्म है तो ए कितना हो गया? 60। आई और ई बराबर है और वो ए का कितना है? 3/4। ये दिया हुआ है सवाल में। तो आई और ई कितना हो गया? 45 हो गया। कितना हो गया? 45। तो डेल्टा कितना हो गया? 45 प्लस 45 माइनस 60। डेल्टा बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए।
सवाल में दिया हुआ है आई और ई बराबर है, वो ए का कितना है 3/4, मतलब कितना है 45 डिग्री है। तो आंसर कितना हो जाएगा 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। 30 है ऑप्शन में अपने पास, बिल्कुल है। अगला सवाल, एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा अभिलेंस की समता 5 एवं 20 डायोप्टर है। अभिदृश्यक की समता 5 डायोप्टर है, अभिनेत्र की समता 20 डायोप्टर है। ये सवाल में गिवन है, ये सवाल में क्या है गिवन है। तो हमें बोला है प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आवर्धन क्षमता क्या होगी। तो आप देखो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि अभिदृश्यक लेंस की क्षमता 5 है, अभिनेत्र की 20 है। तो क्या दिया हुआ है PO बराबर 5, तो FO बराबर क्या होगा 1/5, क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो 0.2 मीटर, और PI बराबर कितना है 20 डायोप्टर, तो FI बराबर कितना हो जाएगा 1/20, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.05 मीटर। और प्रतिबिंब कहां बन रहा है, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है वो देखते हैं। वो होता है m बराबर क्या होता है -FO/FE। माइनस केवल किसके लिए, दिशा के लिए, तो क्या हो जाएगा -0.2/0.05। पॉइंट हटाओगे तो यहां क्या आएगा 0 आएगा, 20/5 माइनस का क्या आ जाएगा -4। माइनस केवल क्या बताता है, दिशा बताता है, क्या बताता है, दिशा बताता है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, यहां आंसर हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे बात करें, किसी माध्यम का अपवर्तनांक √3 है तो उसके लिए ध्रुवण कोण का मान कितना होगा। बूस्टर जो एंगल है ना, ये ब्रूस्टर का नियम है, उस पे ध्यान रखना है। अपवर्तनांक है तो सीधा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है कि जो tan थीटा है ध्रुवण कोण वो किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर होता है। सीधा सिंपल है, tan थीटा बराबर √3, तो थीटा बराबर tan इनवर्स √3। tan में √3 किस पे होता है 60 डिग्री के कोण पे। सीधा सीधा ये नियम है ब्रूस्टर का, जहां से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा 60 डिग्री, क्या आ जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ध्यान रखना, एक स्लिट द्वारा 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश क्या होता है, विवर्तित होता है। कितने एंगस्ट्रॉम का, 5000 एंगस्ट्रॉम के तरंग दैर्ध्य का प्रकाश क्या हो रहा है, विवर्तित हो रहा है। ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर हमें आगे बोला है इसमें पांचवा निम्नलिखित केंद्रीय उच्चिष्ट से 5 mm की दूरी पर बनता है, पर्दे व स्लिट के बीच में दूरी दी हुई है, तो हमें यहां पर निकालना है, एक सेकेंड, यहां पर क्या निकालना है, स्लिट की चौड़ाई निकालनी है। क्या निकालनी है, स्लिट की चौड़ाई। तो यहां पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं इसको यहीं सॉल्व करता हूं। हमें आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, nवें निम्नलिखित के लिए एक फॉर्मूला होता है sin थीटा n बराबर n लैम्डा अपॉन क्या होता है a। ये फॉर्मूला हमें क्या करना, ध्यान रखना है, किसके लिए, nवें निम्नलिखित के लिए। किसके लिए, nवें निम्नलिखित के लिए, nवें निम्नलिखित के लिए। और एक और फॉर्मूला है sin थीटा n बराबर लैम्डा n अपॉन डी। अब यहां गिवन क्या है, सवाल में हमको लैम्डा n गिवन है। लैम्डा n कितना है, हम 5 mm, क्योंकि देखो क्या बोल रहा है, ये है, ये पर्दे पर है केंद्रीय उच्चिष्ट, उसके बाद ये पहला निम्नलिखित, फिर दूसरा, ऐसे करके 5वें निम्नलिखित की ये दूरी को हम लोग क्या कहते हैं yn, और ये दूरी को क्या कहते हैं d, और स्लिटों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं a। तो दोनों को तुलना करेंगे तो क्या बनेगा, लैम्डा n अपॉन डी बराबर n लैम्डा अपॉन a। लैम्डा m कितना दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है a, तो a बराबर क्या होगा n लैम्डा d अपॉन लैम्डा n। अब n कितना है, 5वां, लैम्डा कितना दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 × 10⁻⁻10,
और डी हमको कितना दिया हुआ है, डी हमको दिया हुआ है 1 मीटर, ठीक है, डी कितना है 1, और ये हमको दिया हुआ 5 मिलीमीटर, 5 इंटू 10 की घात माइनस 3, 10 की घात माइनस 3, 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल, -3 ऊपर जाते ही हो गया +3, तो 5 इंटू 5000 को लिखा 10 की घात 3, 10 की घात -10, 10 की घात 3, 3 और 3 6 हो गया, 5 इंटू 10 की घात क्या हो गया -4, या लिखेंगे 0.5 मिलीमीटर, क्या आएगा 0.5 क्या आएगा मिलीमीटर। तो ये फॉर्मूला आपने को ध्यान रखना है जो मैंने आपको यहां बताया, और आंसर क्या आ जाएगा 0.5 मिलीमीटर। तो ये कंडीशन दोनों आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन चेक करें, 0.5 मिलीमीटर, ठीक है, और ये इसका सॉल्यूशन, ध्यान रखना एक एक चीज को समझ के करना है, आराम आराम से, हर चीज आपके दिमाग में क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ये फटाफट इनको कर रहे हैं, एक एक चीज को दिमाग में क्लियर रखें, तब जाके सारी चीजें आपके दिमाग में रहेगी। ध्यान रखना हर चीज को आपको दिमाग में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, सवाल नंबर 25 हो गया, आगे चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। सवाल नंबर 26, दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के प्रकाश के लिए प्रकाश विद्युत प्रयोग में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर निर्भर करती है? इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों की स्थितिज ऊर्जा, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, धातु पर आपतित फोटोनों की संख्या। तो आपको पता है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा किस पे निर्भर करेगी? फोटोनों की संख्या पे, क्योंकि जितने ज्यादा फोटोन होंगे, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, क्रिया करता है, जितने ज्यादा फोटोन होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। तो आंसर क्या होगा, धातु पर आपतित फोटोनों की संख्या के, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन मेटल। 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग दैर्ध्य, सिंपल सा है, एक फॉर्मूला है, लैम्डा बराबर 12.27 बटा √V एंगस्ट्रॉम। V कितना दिया हुआ है, 100 वोल्ट। ये तो पेटेंटेड सवाल है, ऐसा मान के चलो हर परीक्षा में पूछते हैं। 12.27 बटा √100 क्या हो जाएगा 10, 1.227 एंगस्ट्रॉम। सिंपल सा सवाल है, फॉर्मूला सीधा सीधा ध्यान रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम। अब अगला सवाल, उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु का कोणीय संवेग 2h/2 पाई है, तो बोहर सिद्धांत के अनुसार उसकी ऊर्जा। तो आपको पता है कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, nh/2 पाई, और यहां पर क्या है 2h/2 पाई। तो n का मान क्या हो गया 2, कक्षा कौन सी हो गई, कक्षा हो गई 2। पहली कक्षा में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरी कक्षा में -13.6 बटा 4 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दूसरी कक्षा में ऊर्जा कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी ऑप्शन। सिंपल सा आपको क्या करना है, ध्यान रखना, कोई विशेष बात नहीं, बहुत आसान आसान से सिंपल सिंपल से सवाल आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। आगे बात करते हैं, एक सवाल नीचे ही तो है, नाभिक एल्यूमिनियम इसकी त्रिज्या होगी, किसकी, एल्यूमिनियम की त्रिज्या क्या है, एल्यूमिनियम 23, थोड़ा सा इसको बड़ा भी, ये है ये वाला सवाल, ठीक है, एल्यूमिनियम 13, 27, इसकी त्रिज्या के बारे में हमें सवाल पूछ रहे हैं। तो आपको ये चीज पता है ना, R बराबर R0 A की पावर 1/3, या A कितना है 27 है, 1.2 इंटू 10 की घात -15 इंटू 27 की घात 1/3। 27 की घात 1/3 कब होगा, कब होगा, 3 होगा, 3 का 2 से गुना
3.6 इंटू 10 की घात -15 या 3.6 फर्मी मीटर, ये मीटर में। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, ये भी ध्यान रखना है, कोई विशेष बात नहीं। तो क्या आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 3.6 FM। क्या आ जाएगा? 3.6 FM आ जाएगा। ध्यान रखना, ये भी सिंपल सा सवाल है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला सवाल क्या हो रहा है? अल्फाशय, बीटाशय, अल्फाशय, गामाशय। तो हमें पूछा है, अब देखो थोड़ा सा इस सवाल की बात करते हैं, इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले यही कर देता हूं या अगले पेज पे जाता हूं। x है, x से क्या हो रहा है? अल्फाशय से x1 बन रहा है। अब x कितना है? x है 180 और 72, ये है 72 और ये 180। अल्फाशय होने से परमाणु क्रमांक में 2 की कमी 70, और ये कितना हो गया? 176। फिर क्या बोला है? बीटा, बीटा माइनस मानना है, बीटा से क्या बन गया? x2, एक बढ़ गया 71, 176। फिर वापस क्या हो गया? अल्फाशय, x3 बना, क्या हो जाएगा? 69, 172। और फिर क्या हो गया? गामा से x4, 69, 172। हमें क्या बोला है? हमें बोला है x4 की द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या हो जाएगी आप लोगों के 172। क्या हो जाएगी? 172, ये या ये। और परमाणु क्रमांक 69, क्या हो जाएगा? 69, ध्यान रखना। तो ये अपने डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगली अगर हम बात करें, ये सिंपल सवाल है, इसका सॉल्यूशन अगले पेज पे। अब हम बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। एक्स और गेट, वैसे अभी एनसीईआरटी में इस बार ये है नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं। एक्स और गेट में निर्गत एक कब होगा? एक्स और गेट की टेबल अगर हम बात करें ना, तो उसकी टेबल की बात करते हैं ए बी वाई, ए एक्स और बी की बात करें, 0 0 0 1 1 0 1 1। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, इस केस में 0 है, 1 है, 1 है, 0 है। जब दोनों आउटपुट इनपुट अलग अलग होंगे तभी आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, यहां पर क्या होगा? एक निवेशी 1 हो तथा दूसरा 0 हो तभी आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। अदरवाइज दोनों के सेम होने पर आउटपुट क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है? सिंपल सी ध्यान रखना है। n प्रकार के अर्धचालक पर कुल आवेश, ध्यान रखना, चाहे n प्रकार का अर्धचालक हो या p प्रकार का, कुल आवेश तो नेट हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। नंबर ऑफ होल्स या इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो सकते हैं, वो उनके संरचना के कारण होते हैं, पर कुल आवेश हमेशा क्या होता है? 0 होता है। हमेशा ध्यान रखना। नीचे दिए गए डायोड की अभिनति है, नीचे दिए गए डायोड की अभिनति है। थोड़ा सा इस सवाल को देखेंगे। ये कितना है? +5 है। ये कितना है? 0 है। अर्थिंग कर रखिए। P को जोड़ा है 0 से, N को जोड़ा है 5 से। तो आपको पता है रिवर्स बायस हो गया ना, क्योंकि तो इसका मतलब ये किस में होगा? उत्क्रम अभिनति, बी में। कौन सी अभिनति में? रिवर्स बायसिंग या उत्क्रम अभिनति। तो ये हमारा पेपर था जो मैंने कंप्लीट आपको सॉल्व करवाया। अगली क्लास में अभी एक रिसेंटली एम्स का जो पेपर हुआ वो भी सॉल्व करवाएंगे, और इसके बाकी पेपर्स है वो भी। देखो सारे एमसीक्यूज करवा रहा हूं आपको, सारे के सारे एमसीक्यूज, एक भी चीज बाहर नहीं जाएगी, ये मेरा वादा रहेगा। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।